नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। जी हाँ, 24 जनवरी को हर एक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2021 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ बेटर टुमारो, मतलब एक बेहतर कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं भारत में लड़कियों या महिलाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सभी वर्तमान आंकड़े देखेंगे, जैसे भारत में लिंगानुपात से संबंधित आंकड़े, महिलाओं की साक्षरता से संबंधित आंकड़े, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति या उनके विरोध में हो रहे अपराधों के बारे में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम यह भी देखेंगे कि इन आंकड़ों को और अधिक कैसे सुधारा जा सकता है ताकि समाज में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जा सके और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश की प्रगति में और अधिक योगदान दे सके। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना विषय और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। आज भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। 24 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ट्वीट कर देशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वी सैल्यूट आवर देश की बेटी एंड द अकॉम्प्लिशमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। The central government has undertaken many initiatives that focus on empowering the girl child, including access to the education, better healthcare and improving gender sensitivity. उन्होंने एक बात और लिखी है कि today is also a day to especially appreciate all those working towards empowering the girl child and ensuring the she leads a life of dignity and opportunity. # देश की बेटी। आइए अब देखते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आखिर क्या है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है। इस दिन राज्य सरकारों की ओर से भी कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ आयोजनों को हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जो आज देश भर में मनाए जा रहे हैं। सबसे पहला है, यूपी में जेंडर चैंपियंस व मेधावियों का होगा सम्मान। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज विशेष सप्ताह के तहत प्रदेश भर से चयनित जेंडर चैंपियंस और मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। राज्य बोर्ड से 10वीं और 12वीं में जनपद में प्रथम 10 स्थानों पर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 10 शीर्ष मेधावी छात्राओं को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं राज्य बोर्ड से 12वीं कक्षा में जनपद में प्रथम स्थान पर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही जेंडर चैंपियंस खेल और कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 5 महिलाओं और 5 बालिकाओं को भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं एमपी में किशोरियों के जीवन को बदलेगा पंख अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान वर्चुअल माध्यम से 435 आंगनवाड़ी और 12 वन स्टॉप सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छी उक्ति दी गई है दोस्तों, स्त्री शक्ति राष्ट्र शक्ति का विभिन्न अंग होती है, जिसे सशक्त और शामिल किए बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा कथन है और यह आप निबंध या फिर मेंस आंसर राइटिंग में प्रयोग ला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं महिला लिंगानुपात में क्या स्थिति है
महिलाओं की। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2018 से पता चलता है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2011 में 906 से घटकर वर्ष 2018 में 899 हो गया है। हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के जन्म मृत्यु संबंधित आंकड़ों पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में अरुणाचल प्रदेश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है, जबकि मणिपुर में जन्म के समय सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या है। यह किसी जनसंख्या के लिंगानुपात को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो यह जरूर याद रखिएगा कि आखिर लिंगानुपात होता क्या है, ठीक है, यह बराबर पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या 1084 है। उसके बाद क्रमशः नागालैंड 965, मिजोरम 964, केरल 963 है। मतलब ये हो गए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले। अब सबसे खराब लिंगानुपात मणिपुर 757, लक्षद्वीप 839, दमन और दीव 877, पंजाब 896 तथा गुजरात 896 में दर्ज किया गया है। तो ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जरूर से जरूर याद रखिएगा। दिल्ली में 929 है, जबकि हरियाणा में 914 लिंगानुपात दर्ज किया गया है। यह अनुपात 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया था, क्योंकि 6 राज्यों बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई थी, इसलिए इनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो यह भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैप पर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर गैप परसिस्ट दिया गया है। जो बड़े स्टेट्स हैं, जो बड़े राज्य हैं, उनमें केरला में 963 है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, ठीक है। इस आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं तेलंगाना में 924, तमिलनाडु में 933, इसी प्रकार से अन्य आंकड़े भी आप इस मैप में देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं महिला साक्षरता से जुड़े कुछ बेहतरीन आंकड़े। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता काफ़ी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान 52.12% और बिहार 51.50% में महिला शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है। जो सबसे न्यूनतम आंकड़े हैं वही दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, जनगणना आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर जो कि 64.46% है, देश की कुल साक्षरता दर 74.04% से भी कम है। बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उसमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा कई लड़कियां रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल जा ही नहीं पाती हैं। तो यह बहुत खराब स्थिति है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है। इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती है या फिर भीख मांगने जैसे कार्यों में भी लगी होती हैं, जो कि बहुत दयनीय स्थिति है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं हैं जो पढ़ने और लिखने में असमर्थ है। उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। तो इस दिशा में और भी ज़्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बारे में। कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह दर 9.8% है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में मौजूदा अंतराल को मापता है के अनुसार इस वर्ष भारत 112वें स्थान पर लुढ़क गया है, क्योंकि लगभग 70 लाख महिलाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यह डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसको याद रखिएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं, भारत अभी भी महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 में कोविड-19 महामारी से पहले भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 23.5% थी। ठीक है, तो यह आंकड़े दिए गए हैं कोविड-19 से पहले के। आइए अब देखते हैं डिजिटल डिवाइड के बारे में। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि इंटरनेट उपयोग करने में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच का जो अंतर है। डिजिटल डिवाइड के बारे में देखें तो वर्ष 2019 में भारत के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में 67% पुरुष और मात्र 33% महिलाएं थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और भी ज़्यादा अधिक है। यह विभाजन महिलाओं की प्रगति के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने अथवा उन गतिविधियों या क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में बाधा बन सकता है जो तेजी से डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के पहले जारी किए गए एक सर्वे में 10 राज्यों असम, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 4100 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया, जिसमें 4 प्रमुख हितधारक समूहों, किशोरियों, परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और 10 राज्यों के सामुदायिक संगठनों जैसे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में किशोरियों के लिए डिजिटल उपकरणों तक पहुंच का एक बहुत बड़ा संकट है। इसमें कहा गया है कि राज्य दर राज्य पहुंच में अंतर है। कर्नाटक में जहां किशोरियों को अधिकतम 65% डिजिटल या मोबाइल उपकरणों तक आसान पहुंच प्राप्त है, लड़कों की पहुंच सुगम है। हरियाणा में इस मामले में लैंगिक अंतर सबसे अधिक है, जबकि तेलंगाना में डिजिटल पहुंच वाले लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर सबसे कम है, जो कि 12% है। तो यहाँ पर आप राज्य दर राज्य जो अंतर है वह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं अपराध एवं हिंसा के आंकड़े। एनसीआरबी के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग को साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की 23,722 शिकायतें मिली, जो कि 6 साल में सबसे ज़्यादा है। महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल शिकायतों में 1/4 घरेलू हिंसा से जुड़ी थी, और इसका कारण है दोस्तों जो कोविड-19 के कारण घर पर लोगों को रहना पड़ा है, तो उस कारण से आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है, यह रेखा शर्मा जी का कहना है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 11,872 शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली। इसके बाद दिल्ली से 2,635, हरियाणा से 1,266 और महाराष्ट्र 1,188 शिकायतें मिली हैं महाराष्ट्र से। कुल 23,722 शिकायतों में से 7,708 शिकायतें गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के तहत की गई थीं। अब देखते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 के मुकाबले 2019 में देश में रेप के मामलों में 7% की वृद्धि हुई है। साल 2019 में देश में दुष्कर्म के हर रोज 84 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक 2019 में देश भर में रेप के 32,033 मामले दर्ज किए गए हैं। महिला उत्पीड़न को लेकर दर्ज कुल मामलों में 7% मामले रेप के हैं। वहीं साल 2028 में देश भर में रेप के 33,356 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2017 में दुष्कर्म की 32,559 वारदात हुई थी। वहीं रेप और गैंग रेप के बाद हत्या के 283 मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा 47 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 34 मामले हैं। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य आंकड़ों के बारे में जो महिलाओं के सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए आकलन में कहा गया है कि कोविड-19 संकट 2021 तक 9.6 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी की ओर धकेल देगा, जिसमें से 4.7 करोड़ महिलाएं और लड़कियां होंगी। यह संकट बेहद गरीबी में रहने वाली कुल महिलाओं की संख्या को बढ़ाकर 43.5 करोड़ कर देगा। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में कोविड-19 के बाद महिलाओं के सामने आया है। इसके बाद देखते हैं मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं भी पुरुषों के स्तर पर समान रूप से भाग लेती हैं तो यह वर्ष 2025 तक देश की अनुमानित जीडीपी में 60% तक वृद्धि कर सकता है। इसे देखते हुए सभी स्तरों पर सरकारों, नागरिक समाज को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए।
आइए अब देखते हैं महिला सशक्तिकरण के से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के क्रम में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो सुरक्षा के 5 पहलुओं पर आधारित एक व्यापक मिशन है। और ये 5 पहलू कौन कौन है? माँ एवं शिशु की स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, शैक्षणिक एवं वित्तीय कार्यक्रमों के माध्यम से भविष्य की सुरक्षा तथा महिलाओं की सलामती। इस प्रकार हम पाते हैं कि जब भी राष्ट्र को सशक्त करने की बात आती है तो महिला सशक्तिकरण की पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में नारियां प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं में नवीन चेतना भर दी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो रही है। आज महिलाएं राजनीति, बिजनेस, कला तथा खेल सहित रक्षा क्षेत्र में भी नए आयाम गढ़ रही है। सेना जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी महिलाएं अपनी भूमिका का पुरुषों के साथ कदम मिलाकर निर्वहन कर रही हैं। हाल ही में अवनी चतुर्वेदी सहित 3 लड़कियों को वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति प्रदान की गई है। यह उनकी कार्य क्षमता का द्योतक है, क्योंकि प्रायः कमजोर समझी जाने वाली महिलाएं आज कठिन माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। गांधी जी ने कहा था कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर सैनिक साबित हो सकती हैं, बस उनको मौका देने की जरूरत है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, टेंसी थॉमस, अवनी चतुर्वेदी जैसी अनेक नारियां आज समाज में महिलाओं की मजबूत छवि प्रस्तुत कर रही हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाली टेंसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तक हम लोगों ने देखा महिलाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों एवं उनसे संबंधित आंकड़ों को। आइए अब देखते हैं इन आंकड़ों को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि महिलाओं की स्थिति और बेहतर हो सके। तो सबसे पहला है व्यावहारिक परिवर्तन लाना। महिला शिक्षा और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने से ही लिंगानुपात में सुधार करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और यही कारण है कि लिंगानुपात हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आगे देखते हैं युवाओं को संवेदनशील बनाना। प्रजनन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं के साथ साथ लिंग इक्विटी मानदंडों के विकास के लिए युवाओं तक पहुंचने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद है आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना। महिलाओं के विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा पुरुषों के साथ महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में वैधानिक एवं समान अवसर प्रदान किया जा सकता है। आगे देखते हैं तो देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार में समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा आदि तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव यानी कि सामाजिक भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन का प्रयास करना होगा। आगे देखते हैं और क्या किया जा सकता है तो सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार और कुप्रथाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। विकास प्रक्रिया में लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन किया जा सकता है और नागरिक समाज विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी का निर्माण एवं उन्हें सुदृढ़ किया जा सकता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा उन्हें शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी अधिकार तथा भेदभाव से संरक्षण उपलब्ध करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। इसके लिए महिलाओं की स्थिति के लिए कनाडा की मंत्री रोना अम्ब्रोस ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
ठीक है, मतलब इस दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव जो जिसने प्रस्तुत किया था वो थी कनाडा की मंत्री रोना अम्ब्रोस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए 19 दिसंबर 2011 को प्रस्ताव पारित किया था और सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। यदि आपको वीडियो बनाने का हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो और यदि आपको लगता है कि आपके आगामी परीक्षाओं में ये आंकड़े आपके काम आने वाले हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज हम आपके लिए आगे लाते रहें। चलिए, अब पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।